प्योर रोटेशनल मोशन और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के कई क्वेश्चन अभी हमने किए, लेकिन अब उसके बाद हम लोग करेंगे कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन, इसमें क्या होता है कि जैसे कार का व्हील है, तो कार जब आगे बढ़ती है तो उसमें कार का जो व्हील है उसका रोटेशन भी होता है और उसके सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन भी होता है। तो इस तरह जो व्हील का मोशन है वो फिजिक्स के लैंग्वेज में कंबाइंड मोशन कहलाता है ना। तो इट इज अ मोशन in which a body undergoes both translational and रोटेशनल मोशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, बॉडी के पास रोटेशन और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन होते हैं, है ना। तो इसको एक फिगर से समझेंगे। जैसे सपोज ये एक व्हील हो ना, तो इस व्हील में बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी वेलोसिटी VCM से आगे जा रहा है और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो बॉडी है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि तो ये जो मोशन है इसको दो तरह से ऐसे समझा जा सकता है कि तो जो कंबाइंड मोशन है इसको प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन, ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन समझा जा सकता है ना। जैसे अब इसमें देख सकते हैं कि अगर बॉडी के पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास VCM वेलोसिटी से चलेगा, है ना। ये जो है हर पॉइंट VCM वेलोसिटी से चल रहा होगा। ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये भी चल रहा होगा VCM वेलोसिटी से, है ना। और यहाँ वाला जो पॉइंट है ये भी चल रहा होगा VCM से, ठीक। तो प्योर ट्रांसलेशन का मतलब होगा जैसे ब्लॉक जो है, ब्लॉक स्लीप होकर के चलता है तो वो मोशन जो है प्योर ट्रांसलेशनल है ना। अच्छा, और ये दूसरा है, इसमें इसको मान सकते हैं कि प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब ये जो एक्सिस है ये एक्सिस मान सकते हैं कि ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स कर दिया हमने। तो अब इसका सेंटर मास यहाँ नहीं चल रहा, लेकिन हर पॉइंट जो सरकमफेरेंस पर है वो सारे ओमेगा से घूम रहे हैं, है ना। ये ओमेगा से घूम रहे, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी होगी इधर ओमेगा इंटू आर, इसकी वेलोसिटी इधर होगी
ओमेगा इंटू आर, और ये जो पॉइंट है इसका भी ओमेगा इंटू आर। ऐसा भी कोई पॉइंट हो सकता है कि जो एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो, स्मॉल आर डिस्टेंस पर होगा तो ये भी जो है इधर की तरफ ओमेगा इंटू स्मॉल आर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो हर पॉइंट जो है वो सर्किल में घूम रहा होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये स्मॉल आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है ऐसे, है ना। अब ये जो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों मोशन के कॉम्बिनेशन से या कह लें सुपरपोजिशन से जो मोशन हमें दिखेगा वो देखेंगे अभी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो व्हील का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसके पास दो तरह की वेलोसिटी है ना। एक तो VCM है ना, जो यहाँ दिखाया गया है इस फिगर में, और एक ओमेगा आर भी है इधर। तो ये हो जाएगा VCM प्लस ओमेगा आर। अब इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर VCM होगी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा आर भी होगी, है ना। फिगर में देखेंगे ये यहाँ पर ये VCM भी है और ये वाला ओमेगा आर भी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट मोशन जो वेलोसिटी आएगी वो कहीं इसकी तो वेलोसिटी कहीं इधर आएगी, है ना। अच्छा, उसी तरह से यहाँ जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी VCM सेंटर की तरफ हॉरिजॉन्टल, और एक होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी VCM, है ना। तो इसका भी नेट वेलोसिटी जो होगा वो कहीं इधर होगा। वैसे ही कोई भी पॉइंट हो, जनरल पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से जो है सपोज R डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर अगर होगा तो इसकी इधर वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर और इधर की तरफ होगी VCM। तो इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट निकालेंगे इसकी वेलोसिटी कहीं ऐसे होगी V, ठीक है। अच्छा, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इधर होगी VCM राइटवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर, है ना। तो जब सबसे जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है, तो यहाँ पर हम लोग ग्राउंड भी दिखा देते हैं। ये हो गया ग्राउंड, ये ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है। तो हमें देखना पड़ता है कि जिसका व्हील का लोअर मोस्ट पॉइंट है और जो ग्राउंड है इनके बीच में रिलेटिव मोशन है या नहीं है। रिलेटिव मोशन है तो किधर है, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स इसमें एक्ट करता है ना। तो इसमें हम लोग पहला केस देखेंगे, व्हेन VCM is greater than ओमेगा आर, है ना। ऐसा केस जो होता है उसको कहा जाता है स्लीपिंग। तो ये जो फिगर हमने बनाया है इसी फिगर में अगर देखें कि जो VCM हो अगर ये बड़ा हो जाए ओमेगा आर से तो क्या होगा। तो इसमें चूंकि VCM जो है वो ओमेगा आर से बड़ा है, ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से बड़ा है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा व्हील का ये वाला, इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी
VCM माइनस ओमेगा आर, है ना। और ग्राउंड जो है, ग्राउंड ये इसके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो अगर नेट वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे आना चाहिए रिलेटिव मोशन के हिसाब से, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे और ये काइनेटिक नेचर का होगा, है ना। तो इस केस में अगर इधर जो है VCM है और ऐसे ओमेगा आर है, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, ना। ये भी कह सकते हैं इस केस में ACM इज नॉट इक्वल टू अल्फा आर। जो एक्सेलरेशन होगा व्हील का वो अल्फा आर के इक्वल नहीं होगा इस केस में, है ना। तो इस केस में कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन and nature of friction force will be kinetic, ठीक। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये केस ऐसा है कि जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो और अचानक आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, रोटेशन जो है वो कम हो जाता है। ब्रेक क्या करता है, टॉर्क लगाता है, जिससे कि जो रोटेशन है वो कम हो जाता है, ओमेगा कम हो जाता है। लेकिन जो वेलोसिटी है सेंटर मास की VCM वो अभी कम नहीं होती। कब कम होगी, जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा तो पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, है ना। इनफैक्ट इसको कहेंगे कि डी एक्सेलरेशन आएगा, तब जाकर के जो VCM है वो धीरे धीरे कम होगी। तो ये स्लीपिंग वाला केस वैसा ही है कि मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो तेजी में और आपने अचानक ब्रेक लगाया ना, तो ब्रेक लगाने से जो है उसका वेलोसिटी अचानक कम नहीं होता बल्कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ कम होता है, ठीक है। और जब आगे की तरफ स्लीप होगा व्हील, तो स्लिप होने से फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ जो लगता है वो उसकी वेलोसिटी को कम कराता है, ठीक। इसमें दूसरा केस हम लोग समझेंगे। दूसरा केस होगा स्कीडिंग का। केस कुछ ऐसा है कि जिसमें मान लीजिए कोई व्हील है वो जो है वो कीचड़ में फंस गया है। तो होता क्या है कि जो व्हील है वो घूमता ज़्यादा है लेकिन आगे कम बढ़ता है ना। तो वैसा ही कुछ केस जो है वो स्कीडिंग में होता है। स्कीडिंग में VCM जो होता है वो ओमेगा आर से कम होता है ना। इधर वाली जो वेलोसिटी है VCM वो छोटा है इस ओमेगा आर से। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर आएगी। जो अभी हमने पिछले केस में देखा था कि हमने देखा था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये VCM है और ये ओमेगा आर है। तो इसमें ओमेगा आर बड़ा है, VCM छोटा है। तो इस पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी नेट वेलोसिटी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना। तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी
इस डायरेक्शन में होगी नेट वेलोसिटी, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा आर माइनस VCM, है ना। अच्छा, ये ग्राउंड सरफेस भी है, तो ग्राउंड सरफेस के रिलेटिव में ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है व्हील का, वो तो लेफ्ट में जा रहा होगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आना चाहिए आगे की तरफ, और इसका जो नेचर है वो काइनेटिक नेचर होना चाहिए फ्रिक्शन का, है ना। तो ये कह सकते हैं इन केस ऑफ स्कीडिंग फ्रिक्शन फोर्स acts in forward direction and nature of friction is kinetic। जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इस केस में भी जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है वो अल्फा आर के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा केस, इसको कहा जाता है परफेक्ट रोलिंग। परफेक्ट रोलिंग या प्योर रोलिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, वो ओमेगा आर के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिगर बनाएंगे, तो ये देख सकते हैं कि इसमें जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, क्योंकि VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, तो लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। फिर से एक बार पुराना वाला केस देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें देखेंगे कि अगर ये वेलोसिटी VCM इस ओमेगा आर के इक्वल हो गई, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो इस केस में ये जो पॉइंट है लोअर मोस्ट पॉइंट, इसकी वेलोसिटी होगी VCM माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 है ही, है ना। इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड का, उसकी वेलोसिटी 0 रहती है, और इस व्हील का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी भी 0 होती है, ठीक है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इन दिस केस रिलेटिव मोशन बिटवीन the ground surface and lowermost point of wheel is 0। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि द लोअर मोस्ट पॉइंट, है ना, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हील इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अगर लगेगा भी तो वह स्टैटिक नेचर का होगा, है ना। सो नेचर ऑफ
friction force acting on wheel is static in nature। तो रिलेटिव मोशन है नहीं, इसलिए अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, है ना। तो इस केस में चूंकि फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक नहीं है, स्टैटिक है, और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर रहता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कोई वर्क भी नहीं करेगा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन व्हील in perfect rolling is 0। जीरो इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना उसका व्हील का, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चलता ही नहीं है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना। अच्छा, जब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता जब कांटेक्ट में होता है, और जब वो चलना शुरू करता है, चलना शुरू तब करता है जब कांटेक्ट छूट जाता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लगना ही बंद हो जाता है, इसलिए कोई वर्क नहीं होता। और चूंकि परफेक्ट रोलिंग में कोई वर्क नहीं होता फ्रिक्शन का, तो एनर्जी भी कंजर्व रहना चाहिए, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy of will remains conserved in perfect rolling। ठीक है, तो चूंकि फ्रिक्शन वर्क करता नहीं है, जो कि एक अकेला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर, है ना, इसलिए टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है ना। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन व्हील इन परफेक्ट रोलिंग इज 0 विथ रेस्पेक्ट टू the surface on which wheel is moving। तो जिस सरफेस पर वो चल रहा होगा, हो सकता है वो ग्राउंड सरफेस हो सकता है कि किसी मूविंग ट्रक या ट्रेन के ऊपर वो रोल कर रहा हो, तो जिस सरफेस पर रोल कर रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना। उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ भी इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे कि लोअर मोस्ट पॉइंट, ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हील इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट with respect to the surface on which it is moving। ठीक है, हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये व्हील जो है ये ट्रक के ऊपर चल रहा हो, ट्रेन के ऊपर चल रहा हो, किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पर चल रहा हो, तो जिस प्लेटफॉर्म पर चल रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर रहता है, उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है, तो उसी के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन का वर्क डन भी 0 होता है। तो परफेक्ट रोलिंग में
जो व्हील का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी VCM प्लस ओमेगा R होती है। चूँकि VCM और ओमेगा R इक्वल होते हैं तो इस ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी 2 VCM या 2 ओमेगा R लिखा जा सकता है ना। ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इधर VCM होगी, नीचे ओमेगा R होगी, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आता है ना। इसको √2 VCM या √2 ओमेगा R लिखा जा सकता है। जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0। जो सेंटर है इसकी वेलोसिटी सिर्फ VCM होती है, और जो ये पॉइंट है इसकी वेलोसिटी VCM ऊपर की तरफ ओमेगा R है ना। यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इधर होती है √2 VCM या √2 ओमेगा R ना। अच्छा, सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए है ना, यहाँ पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM इधर होती है और इधर होता है ओमेगा R ना। तो नेट जो होगा कहीं इधर कहीं आता है बीच में है ना। तो इस तरह से व्हील पर कोई भी पॉइंट हो, हर पॉइंट का हम लोग जो नेट वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इन जनरल क्या होता है कि जो व्हील है, अगर एक डायग्राम बनाएंगे तो व्हील का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी होती है 2 VCM, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी है 0, और सेंटर ऑफ मास जो होता है इसकी वेलोसिटी होती है VCM है ना। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस हाइट ये एक ग्राफ हो गया है ना, जिसमें से ये जो एक्सिस है इस पर हम कह सकते हैं कि इस पर वेलोसिटी है, और जो ऊपर वाला एक्सिस है ये बता रहा है हाइट है ना। तो यहाँ से जो 2r हाइट पर वेलोसिटी हो जाएगा 2 VCM है ना। तो लोअर मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर हाइट है 0 और यहाँ पर हाइट है 2r। उसी तरह से ये हाइट है r। तो इन जनरल किसी भी हाइट पर हम लोग वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं है ना। ये जो अपना फिगर है इसमें अगर हम लोग ऐसे मान लें है ना कि ये एक वर्टिकल डायमीटर है, तो वर्टिकल डायमीटर के लॉन्ग हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है 2 VCM 2 ओमेगा R। सेंटर पर होता है VCM और नीचे होता है 0।
तो उसी को हमने इस फिगर में दिखाया है। जो हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, वहाँ पर 2 VCM, सेंटर पर VCM, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर 0। तो यहाँ से R हाइट पर कोई पॉइंट होगा तो उसकी वेलोसिटी भी हम लोग v कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से सिमुलेटर एंगल अप्लाई करके, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमने ड्रॉ किया वेलोसिटी वर्सेस हाइट डायग्राम फॉर पॉइंट्स on vertical diameter of wheel। ठीक, तो इसी तरह जैसे हमने V और ओमेगा का रिलेशन निकाला है, कुछ वैसा ही रिलेशन जो होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं टेंजेंशियल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और अल्फा में। यहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा टॉप मोस्ट पॉइंट का, इसका एक्सेलरेशन वो लिख सकते हैं 2 ACM या 2 अल्फा R। नीचे वाला पॉइंट जो है इधर हमने रखा है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम जो हम बनाएंगे, जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन वर्सेस हाइट, ये ऐसा डायग्राम बनेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM होता है ना। तो ये जो ग्राफ हो गया हाइट और एक्सेलरेशन का हो गया ना। ये हाइट फिर से यहाँ से यहाँ तक हाइट फिर से 2R, यहाँ से हाइट हो गया R। ठीक है, तो इस परफेक्ट रोलिंग में हमें ये चीज़ एक ध्यान रखना है कि ACM इज इक्वल टू अल्फा R होता है ना, इन परफेक्ट रोलिंग। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक डिस्क दिया गया है, तो एक डिस्क जो है वो मान लेते हैं कि ये डिस्क है और इस डिस्क पर हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं। जैसे एक पॉइंट दिया गया है सेंटर C, एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया A और एक पॉइंट यहाँ दिया गया है B। ठीक है, तो हमें इन तीनों पॉइंट्स का जो वेलोसिटी होगा उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो ये जो डिस्क है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और VCM से ट्रांसलेट कर रहा है। तो इफ डिस्क इज rolling without slipping, then arrange the velocities of points C, A and B in
इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉइंट C है इसका वेलोसिटी सिर्फ इधर होगा VCM, इसमें कोई ओमेगा R नहीं है ना। अच्छा, जो पॉइंट A है इसकी वेलोसिटी इधर होगी VCM और इधर की तरफ होगी ओमेगा इंटू R। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा कहीं इधर आएगा और ये जो भी V आएगा वो ग्रेटर देन VCM आएगा, है ना। VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का रूट ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, जो पॉइंट B है, पॉइंट B की जो वेलोसिटी है वो इधर होगी VCM और इस डायरेक्शन में होगी ओमेगा R। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि डिस्टेंस CA इज इक्वल टू डिस्टेंस CB। यहाँ पर एज्यूमिंग डिस्टेंस CA इज इक्वल टू CB, है ना। तो ये हो जाएगा कि जब हम लोग ओमेगा R वेलोसिटी निकालेंगे, ये वेलोसिटी लिखेंगे ओमेगा R और इधर वाली वेलोसिटी लिखेंगे VCM। तो इसमें जो R है और जब A की वेलोसिटी निकालेंगे, इधर VCM इधर निकालेंगे ओमेगा R, तो इसमें वाला R और इसमें का R दोनों R इक्वल होंगे, है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी एट A इज इक्वल टू VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा R होल स्क्वायर का रूट ये आएगा। VC जो है, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वहाँ पर सिर्फ VCM वेलोसिटी होगा, है ना। अच्छा, VB निकालेंगे तो V में हो जाएगा VCM माइनस ओमेगा R। तो ये जो होगा ये लेस देन VCM आ गया। ठीक है, तो VA जो है VCM से बड़ा है, ये VCM के इक्वल है, और VB जो है VCM से छोटा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा होगा VB, उससे बड़ा होगा VC और सबसे बड़ा होगा VA। तो ये हो गया ऑर्डर। तो नेक्स्ट एग्जांपल में एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि V वेलोसिटी से एक प्लैंक के ऊपर परफेक्टली रोल कर रहा है ना। सॉलिड सिलेंडर का जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है ओमेगा, और जिस प्लैंक पर ये चल रहे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है, उस प्लैंक की वेलोसिटी है U, है ना। A solid cylinder is rolling without slipping on a plank which is also moving with velocity U. Find the relation between V, U and omega if radius of solid cylinder
इज आर। तो सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है ये हम लोग मान लेते हैं कि आर है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर और प्लैंक दोनों जो है ये कांटेक्ट में है। तो एक फिर से फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर इसमें जो सॉलिड सिलेंडर का लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v माइनस ओमेगा आर इधर, है ना। अच्छा, जो प्लैंक है, प्लैंक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि सॉलिड सिलेंडर के कांटेक्ट में है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है u। तो फॉर परफेक्ट रोलिंग there should not be any relative motion between point of contact of solid cylinder and plank. Means they must have equal velocities. V minus omega r is equal to u. So V is equal to u plus omega r. तो ये रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। सॉलिड सिलेंडर या कोई भी राउंड बॉडी ले सकते हैं हम लोग। इसमें ऐसा मानते हैं कि एक राउंड बॉडी है जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पर ये रोल कर रहा है। ठीक है, तो एक राउंड ऑब्जेक्ट है जो कि इस इंक्लाइन प्लेन पर परफेक्ट रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक, राउंड ऑब्जेक्ट is released on a rough inclined surface. It starts moving such that there is no slipping between object and inclined plane. We have to find acceleration of राउंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस जो है हम लोग मान लेते हैं कि r है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फोर्स आएगा mg ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यह आएगा mg, जिसके कि दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऐसे, तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा ये होगा mg cos थीटा। ऊपर की तरफ आएगा ऐसे नॉर्मल, और एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो कि
इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, है ना। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन F, है ना। ये फ्रिक्शन जो है ये स्टैटिक नेचर का होगा क्योंकि परफेक्ट रोलिंग हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान सकते हैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इधर A, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा क्लॉकवाइज। तो ये जो बॉडी है राउंड बॉडी, इसके दो तरह के मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। तो इसके दोनों टाइप के इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो इसका ट्रांसलेशनल अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है mg sin थीटा और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक। अच्छा, इसका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो सेंटर के अबाउट, इसका जो सिलेंडर का एक्सिस होता है जो कि यहाँ पर है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो mg का और नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं आएगा, जो भी टॉर्क आएगा वो फ्रिक्शन का आएगा और वो आएगा क्लॉकवाइज जिधर हमने अल्फा लिया हुआ है। तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आएगा F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब आई जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं m k स्क्वायर इंटू अल्फा, वेयर k इज रेडियस ऑफ gyration, here k is radius of gyration। तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड इक्वेशन भी आएगा चूंकि परफेक्ट रोलिंग हो रहा है, तो a इज इक्वल टू अल्फा आर भी आएगा। अब इन तीनों को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो सेकंड और थर्ड को सोल्व करते हैं बाय सेकंड एंड थर्ड। एफ आर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इंटू अल्फा के जगह पर रखेंगे a बाई आर। ठीक, सपोज ये जो है फोर्थ इक्वेशन है, तो यहाँ से f इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू a। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सपोज ये फिफ्थ है, फिफ्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करके बाय सोल्विंग 1 and 5 we will get a is equal to g sin theta divided by 1 plus k square by r square। तो ये जो भी राउंड बॉडी होगा वो राउंड बॉडी हो सकता है डिस्क हो सकता है स्फीयर हो सकता है सॉलिड सिलेंडर हो। तो उसका एक्सेलरेशन जो है हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ये होगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रिक्शन निकाल सकते हैं और यहाँ से एक्सेलरेशन। तो ये दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, है ना, सबके लिए यूज कर सकते हैं। बस उनका रेडियस ऑफ gyration हमें पता होना चाहिए।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि v वेलोसिटी से एक प्लैंक के ऊपर परफेक्टली रोल कर रहा है ना। सॉलिड सिलेंडर का जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है ओमेगा, और जिस प्लैंक पर ये चल रहे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है, उस प्लैंक की वेलोसिटी है u, है ना। सॉलिड सिलेंडर is rolling without slipping on a plank which is also moving with velocity u. Find the relation between v, u and omega if radius of solid cylinder is r। तो सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है ये हम लोग मान लेते हैं कि r है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर और प्लैंक दोनों जो है ये कांटेक्ट में है। तो एक फिर से फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर इसमें जो सॉलिड सिलेंडर का लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v माइनस ओमेगा r इधर, है ना। अच्छा, जो प्लैंक है, प्लैंक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि सॉलिड सिलेंडर के कांटेक्ट में है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है u। तो फॉर परफेक्ट रोलिंग there should not be any relative motion between point of contact of solid cylinder and plank, means they must have equal velocities. V minus omega r is equal to u, so V is equal to u plus omega r। तो ये रिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। सॉलिड सिलेंडर या कोई भी राउंड बॉडी ले सकते हैं हम लोग। इसमें ऐसा मानते हैं कि एक राउंड बॉडी है जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पर ये रोल कर रहा है, ठीक है। तो एक राउंड ऑब्जेक्ट है जो कि इस इंक्लाइन प्लेन पर परफेक्ट रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक। राउंड ऑब्जेक्ट is released on a rough inclined surface. It starts moving such that
there is no slipping between object and inclined plane. We have to find acceleration of राउंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस जो है हम लोग मान लेते हैं कि r है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फोर्स आएगा mg ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आएगा mg, जिसके कि दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऐसे, तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा ये होगा mg cos थीटा। ऊपर की तरफ आएगा ऐसे नॉर्मल, और एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, है ना। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन F, है ना। ये फ्रिक्शन जो है ये स्टैटिक नेचर का होगा क्योंकि परफेक्ट रोलिंग हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान सकते हैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इधर A, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा क्लॉकवाइज। तो ये जो बॉडी है राउंड बॉडी, इसके दो तरह के मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। तो इसके दोनों टाइप के इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो इसका ट्रांसलेशनल अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है mg साइन थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा, इसका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो सेंटर के अबाउट, इसका जो सिलेंडर का एक्सिस होता है जो कि यहाँ पर है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो mg का और नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं आएगा, जो भी टॉर्क आएगा वो फ्रिक्शन का आएगा, और वो आएगा क्लॉकवाइज जिधर हमने अल्फा लिया हुआ है। तो रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आएगा F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब आई जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं m k स्क्वायर इंटू अल्फा, वेयर k इज रेडियस ऑफ gyration। Here k is radius of gyration। तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड इक्वेशन भी आएगा, चूंकि परफेक्ट रोलिंग हो रहा है तो a इज इक्वल टू अल्फा आर भी आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, है ना। सपोज इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग सोल्व करते हैं। बाय सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी विल गेट एफ आर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इंटू ए बाई आर, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा
एफ इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 5 है, और हम क्या करेंगे अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 अब इनको सोल्व करते हैं, है ना। तो सोल्व करने से बाय सोल्विंग इक्वेशन 1 and equation 5 we will get the acceleration A is equal to g sin theta divided by 1 plus k square by r square। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से तो एक्सेलरेशन आ गया। अब जो है हम इस एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर इक्वेशन 5 में रखें तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन आया ये किसी भी राउंड बॉडी के लिए वैलिड है, चाहे डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, सबका एक्सेलरेशन हम लोग इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, और बस रेडियस ऑफ डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक। इक्वेशन 5 में एक्सेलरेशन का वैल्यू रखने से जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को यूज करके किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।